नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज मैं आपसे बात करूंगी स्त्री लेखकों की कठिनाइयों के विषय में। स्त्री लेखकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी सामाजिक संरचना ही कुछ इस प्रकार की है कि घर परिवार का दायित्व स्त्री पर ही होता है। प्रायः पुरुष घरेलू कार्यों में पत्नी का हाथ बटाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। आज भौतिकवादी युग में स्थितियां बदल गई हैं। प्राय स्त्रियां घर के बाहर जाकर कार्य करती हैं। कुछ महिलाएं नौकरी करती हैं और कुछ अपना व्यवसाय भी करती हैं। घर और बाहर की जिम्मेदारियों को संभालने में अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। इसके अतिरिक्त घर परिवार और बंधु बांधवों के सुख दुख में साथ निभाना होता है। आप सोच के देखिए कि एक पत्नी की कितनी अधिक जिम्मेदारियां होती है। यदि वो वर्किंग होती है तो उसे अपने काम पर तो जाना ही होता है, लेकिन घर के काम निपटा कर जाना होता है और अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों और अपने परिवार के लोगों सबका ख्याल रखना पड़ता है, उनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है। तो इन सब परिस्थितियों के चलते लेखन के लिए स्त्री को समय बहुत कठिनता से मिल पाता है। जी हाँ, यदि घर के सदस्यों का कुछ सहयोग मिल जाए तो उनका सौभाग्य, अन्यथा मुसीबतों की शुरुआत और कटाक्षों का दौर। बिल्कुल सही बात है ये मित्रों कि एक गृहिणी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है मित्रों। लेकिन एक गृहिणी के लिए घर के कार्य के साथ साथ वर्किंग होना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और यदि वो काफ़ी लंबे समय बाद किसी कार्य क्षेत्र में अपने हाथ आजमाने के लिए उतरती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यदि परिवार का साथ न मिले तो उसे ये इन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। लेखन साधना है जिसे साध कर लेखक या लेखिका या कवि कवियत्री दिशा दर्शन का कार्य करते हैं। स्त्री रचनाकार को अपना कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। जो जितनी साधना करेगी वह उतनी ही महान रचनाकार होगी। युगों युगों तक उसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साधना शब्द का मैंने प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य ये है कि स्त्री रचनाकार को अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए। अपने सद्ग्रंथों व पुरातन रचनाकारों की रचनाओं के साथ साथ समकालीन लेखकों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो उसके साहित्य को पढ़ने वालों को आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। डाकू वाल्मीकि की बात ले लीजिए। डाकू वाल्मीकि महामूर्ख कहे जाते। कालिदास उसकी संगति में रहकर प्रकांड पंडित बने। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। वाल्मीकि ने घर घर में पूजनीय भगवान राम का चरित्र लिखा। महाकवि बनकर कालिदास ने कालजयी ग्रंथ लिखे जो विश्व की अनेकानेक भाषाओं में अनुदित है। गुरुकुल में ज्ञान न प्राप्त कर पाने पर घर जाते समय कुएं में रस्सी के निशान को देखकर परिश्रम का मंत्र लेकर बोपदेव ने अध्ययन किया। विद्वान बनकर इन्होंने व्याकरण की रचना की और महान बन गए। ये और अनेकों अन्य रचनाकार स्वाध्याय की बदौलत ही महान बने, जिनका नाम हम श्रद्धा से लेते हैं। आज नवोदित लेखकों, लेखिकाओं व कवियों कवयित्रियों में इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि वे साहित्य साधना करें। वे अपने अतिरिक्त दूसरों को साहित्यकार नहीं मानते। ये बहुत ही कटु सत्य है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। ना ही वे किसी अन्य की रचनाओं या पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लिखा है बस वही परम सत्य है और वही सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। काव्य लिखने वाले नवोदित कवयित्रियों को प्राय छंद, अलंकार, लय, गति, यति व गेयात्मकता का आदि के विषय में जानकारी ही नहीं होती है। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं होता है कि काव्य को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। काव्य का भी अपना एक अनुशासन होता है। जी हाँ,
जिसका पालन करना ही चाहिए। कुछ लोगों को पुस्तक छपवाने की जल्दी रहती है, चाहे एक पुस्तक लायक रचनाएं भी ना हो। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये लोग रातों रात महाकवि की श्रेणी में आ जाएंगे। आज की स्त्री रचनाकारों की साधना ना होने के कारण बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो भाषा के प्रति संवेदनशील भी नहीं है। उनकी रचनाओं में लिंग वचन की बहुधा अशुद्धियां मिलती है। उन्हें वर्तनी का भी यानी कि स्पेलिंग का भी ज्ञान नहीं होता। गद्य लिखना पद्य से कठिन माना जाता है। गद्य को साहित्य का निकष माना जाता है। लेखकों और लेखिकाओं का साहित्य भी तभी समृद्ध हो सकता है जब उसमें लेखक या लेखिका की साधना की स्पष्टता झलकती हो। काव्य की ही तरह गद्य का भी अपना अनुशासन होता है। एक दूसरे का सामना होने पर प्रशंसा करना, पीठ पीछे सबको गाली गलौज करने से कोई साहित्यकार नहीं बन सकता। जो स्त्री अच्छी मनुष्य नहीं बन सकती, वह कदापि कदापि अच्छी लेखिका नहीं हो सकती। दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए स्त्री रचनाकार का स्वयं का जीवन भी क्रियात्मक होना चाहिए। जी हाँ, पीठ पत्रकारिता की चर्चा सोशल नेटवर्क, पत्र पत्रिकाओं, टीवी आदि पर यदा कदा होती रहती है। उसी प्रकार रचनाओं की चोरी की घटनाएं भी प्रकाश में आती ही रहती हैं। ये बहुत आम हो गया है आजकल। इनके कारण न्यायालयों में केस दर्ज किए जाने के समाचार भी प्राप्त होते रहते हैं। इनका शिकार बहुत से लोग होते हैं। इस चक्कर को छोड़कर उन्हें अपने लेखन की ओर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ संकेत हैं स्त्री रचनाकारों के लिए। इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि यदि रचना केवल फूहड़ता, अश्लीलता लिए हुए होती है, तो साहित्य की श्रेणी में कदापि नहीं आती वो। ऐसा साहित्य कदापि सम्मानजनक नहीं होता जिसे छिप छिपाकर पढ़ा जाएगा या बेचा जाएगा। क्योंकि ये मेरा भी ये मानना है कि बहुत सारे अनगिनत करोड़ों विषय हैं जिस पर हम अपना लेखन आजमा सकते हैं, हम उस पर लिख सकते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम अश्लीलता भरे विषयों पर लिखें। आजकल लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं मित्रों। वो ये चाहते हैं कि हम वो चीज़ बेचें जो बिकती है, तो अश्लीलता बिकती है शायद। सबके लिए नहीं है ये बात सही, लेकिन तादाद बहुत है ऐसे लोगों की जो ऐसे काव्य और ऐसी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे आप अपना स्तर नहीं गिरा रहे हैं? जो भी बिकता है उसे थोड़ी ना बेचना है हमें। हमें वो परोसना है जो आदरणीय हो, जो सम्मानीय हो, जो हमारे देश के गौरव, साहित्य और संस्कृति को दर्शाता हो। हम जो भोजन परोसेंगे, सामने वाले लोग वही खाएंगे और उसका प्रभाव हमें अपने समाज पर दिखाई देगा। तो यदि एक स्वस्थ और सुंदर समाज बनाना है हमें, तो उसके लिए यदि हम लेखक हैं या लेखिका है, कवि हैं या कवियत्री हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस सुंदर समाज के निर्माण के लिए एक सुंदर विषय पर अपना लेखन करें और लोगों को सुंदर काव्य रचनाओं से अभिभूत करें। समाज में बढ़ती विकृतियों को देखते हुए आज स्त्री साहित्यकारों का दायित्व बढ़ जाता है। उनके लेखन में इतना ओज होना चाहिए जो नई पीढ़ी को दिशा दे सके। तो ये जो आर्टिकल है, आलेख है, ये चंद्रप्रभा सूद जी ने लिखा है। इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। फिर से जल्दी मिलूंगी किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।